जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन 11th क्लास इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज 3 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज मेजर कम्स अंडर सेंट्रल टेंडेंसी? केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से मापे जाते हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर अंडर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, निम्न में से किसे जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर मेजर किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्लासीफाई हुआ है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट को बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज एंड अनदर को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड मीडियन एंड मोड, and mathematical average that is called classified mean, and mean is also classified in 3 category, that is called arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। तो आप तो इतना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? मैथमेटिकल एवरेज और साथ ही साथ जो है वो पोजिशनल एवरेज। ठीक है, पोजिशनल एवरेज में कौन होगा? मीडियन एंड मोड, और मैथमेटिकल एवरेज में होगा मीन। और मीन को फिर कितने भागों में बांटा गया है? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और साथ ही साथ जो है आपका अर्थमेटिक मीन। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है वो किसे मेजर किया जाता है? तो मीडियन को मेजर किया जाता है, यस या नो? देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर है ना मीडियन। दूसरा मोड को भी मेजर किया जाता है, साथ ही साथ अर्थमेटिक मीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन है। जब हम आंकड़ों का क्या करते हैं? चित्रीकरण। जब हम आंकड़ों का चित्रीकरण प्रदर्शन करते हैं, जब हम डेटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जब किसी भी डेटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। आपसे क्या बोल रहा है कि जब 2 वेरिएबल जो है वो मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। 2 वेरिएबल फॉर एग्जांपल x and y both are the 2 variable. If x is also move in पॉजिटिव डायरेक्शन एंड y ऑल्सो मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ कि जब y बढ़ रहा है और x बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है और y बढ़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर x भी घट रहा है और y भी घट रहा है तो ऐसे कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर x और y में x बढ़ रहा है और y घट रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2 वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, x भी घट रहा है और y भी घट रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटिक्स जो है वो पूछा, स्टैटिक्स इज ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा जा रहा है, जटिल तथ्यों को जटिल करती है। तो ऐसा तो थोड़ी है सर, स्टैटिक्स का काम ही है ना कि जो जटिल तथ्य है उसे सरल बनाना। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही खारिज हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या पूछा जा रहा है? तथ्यों को परस्पर तुल्य बनाता है। बिल्कुल सर, ये क्या करता है कि जो फैक्ट है उसे क्या करता है? कंपेरेबल, यानी कि कंपेयर करने के लिए तुल्य बनाता है। नंबर 3 आपसे बोल रहा है जटिल तथ्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी और सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मंथली इनकम ऑफ 6 फैमिली इज एज बिलो। 6 परिवार का जो है वो मंथली इनकम दिया हुआ है। ठीक है, पहला परिवार हो सकता है 1600 रुपये कमाता है, दूसरा 1500, तीसरा 1400 रुपया, चौथा जो है वो 1525, पांचवा 1625 और छठा जो है वो 1630। यानी 6 फैमिली का जो है वो मंथली इनकम दिया हुआ है। ठीक है, हमने लिखा टोटल इनकम ऑफ 6 फैमिली। हम टोटल इनकम निकालें तो क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1525 प्लस 1625 प्लस 1630, ये सबको जब हम ऐड कर देंगे सर तो हमारा कुल जो है वो इनकम निकलेगा। और कुल इनकम हमारा कितना आया? 9280। कुल इनकम हमारा कितना
कितना आया 9280, और कुल फैमिली कितना है क्वेश्चन में, तो देखिए कुल फैमिली 6 है, तो 9280 डिवाइडेड बाय 6, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा सर 1546 रुपया और 6 पैसा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 को एप्रीपेक्शन कर देंगे और इस प्रकार से जो है जब हम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1547 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1546, यानी इसका जो हमारा मीन यानी एवरेज जो है वो क्या होगा 1547। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन वाज परफॉर्मेड बाय, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी सह संबंध जो है इसका फॉर्मूला का प्रतिपादन कौन किए थे, ठीक है, कौन खोज किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्पेयरमैन साहब बिल्कुल किए थे, कार्ल पियर्सन साहब, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो याद रखेंगे ये दोनों किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7। आपसे पूछा जा रहा था सीरीज 10 14 15 19 20 24 25 एंड 29 इज, आपसे दिया है सीरीज दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि कैसा सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, या कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, या मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको सीरीज आपको दिया हुआ है, सीरीज देख के आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल यह CI दिया हुआ है, तो 10 से 14 और फिर साथ ही क्या है 15 से 19, आप 20 से 24 और फिर क्या है सर 25 से 29। आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो है ये लोअर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे क्या बोलते हैं अपर लिमिट। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप देखें, ये जो 14 है और 15 क्या ये सेम है, 19 और 20 आप देख सकते हैं ये क्या है। तो जब इस प्रकार का डेटा दिया हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे हम डेटा को क्या कहते हैं, ऐसे डेटा को हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं सर, इंक्लूसिव सीरीज। यानी ये जो प्रश्न आपसे दिया हुआ है ये कौन सा सीरीज का है, इंक्लूसिव सीरीज का। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये प्रश्न कैसा बन जाता, एक्सक्लूसिव सीरीज का। क्या बन जाता, एक्सक्लूसिव सीरीज का। लेकिन प्रश्न तो ऐसा है नहीं सर, प्रश्न आपसे क्या है 10 14, 14 से 15, 15 से 19, 19 से 20। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार का डेटा है सर, तो हमारा इंक्लूसिव सीरीज का डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा, तो करेक्ट 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट अकर्स मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज। जो आपसे पूछा जा रहा है कि वह किसी सीरीज का वैल्यू को जो मैक्सिमम टाइम अकर्स होता है, मैक्सिमम टाइम जब आता है उसे क्या कहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जब आएगा तो उसे क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। क्या कहेंगे सर, मोड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, the method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation is known as। आप आसान भाषा से बस एक लाइन पढ़िए और इसका आंसर आराम से आप दे लेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखा है, कवरिंग एवरी आइटम। आपसे पूछा जा रहा है कि जब सभी आइटम को कवर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे। जब सभी आइटम को कवर किया जाएगा तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, और फिर सैंपल क्या कहेंगे सर, सैंपल हम उसे कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से किसी एक जो है वो पार्ट, किसी एक एलिमेंट को, किसी एक चीज को हम जो है वो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो एक क्लासरूम में बैठे सभी स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारा पॉपुलेशन। क्लास 11th में किसी एक सेक्शन में बैठे हुए सभी विद्यार्थी क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। उसमें से किसी एक व्यक्ति को अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया या किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया तो वह क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैंपल। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब हो गया जिसमें सभी जो है सभी आइटम को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा सर, हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स एंड एटम रिपीट इटसेल्फ इन द सीरीज। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द नंबर ऑफ आइटम
एंड एटम रिपीट्स इटसेल्फ, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ आइटम्स एंड एटम रिपीट इटसेल्फ। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर डन फॉर वेलफेयर मोटिव। नो सर, कौन सा मोटिव, अर्निंग ऑफ वेल्थ, यानी कि धन कमाने के उद्देश्य से किए गए क्रियाओं को ही तो क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया। तो कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सभी क्या आंसर कहलाएंगे सर, आर्थिक क्रिया का हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीड वैल्यू। मीड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मीड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो मीड वैल्यू, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछ रहा है, दोज डायग्राम इन विच डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। जब आप बार और रेक्टेंगल के रूप में जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, दोज डायग्राम इन विच डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बार डायग्राम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे सर, बार डायग्राम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आयर इज यूज्ड। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आयर यानी प्रश्नावली जो है उसका उपयोग होता है, कहां पे प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए मेकिंग डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी लॉरेंज कर्व, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी सर्वे। तो याद रखिएगा कि जो प्रश्नावली है इसका प्रयोग कहां पे होगा सर, यानी कि सर्वे में होगा, यानी प्रश्नावली में होगा। ठीक है, यानी कि सर्वे दैट इज कॉल्ड सर्वेक्षण। तो प्रश्नावली का प्रयोग कहां होगा, सर्वे में। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, विच इकोनॉमिक्स परपोंडेड द स्कार्सिटी रिलेटेड डिफिनेशन। तो स्कार्सिटी रिलेटेड डिफिनेशन जो है वो कौन दिए थे, रॉबिन साहब दिए थे। कौन दिए थे, रॉबिन साहब जो है वो दिए थे। वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन कौन दिए थे, एडम स्मिथ साहब दिए थे। वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन कौन दिए थे, मार्शल साहब दिए थे। और डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन कौन दिए थे, सैमुएल्सन साहब दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इज। किसी सारणी के मुख्य अंग हैं, किसी सारणी के मुख्य अंग जो है वो कौन कौन होते हैं, टाइटल भी होता है, हेड नोट भी होता है, ठीक है, टेबल नंबर भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अर्थमेटिक मीन। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो अर्थमेटिक मीन का जो है वो सही फॉर्मूला है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो है वो अर्थमेटिक मीन का सही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का सही फॉर्मूला क्या है सर, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अर्थमेटिक मीन का जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ, यानी कि क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, द डायग्राम इज नोन एज। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पाई डायग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम नहीं कहते, ओगिव भी नहीं कहते और ना ही इसे मैप कहते हैं। करेक्ट है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा था फॉर्मूला ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपसे मीडियन का फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, मीडियन का, लेकिन कौन सा सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में नहीं, डिस्क्रीट सीरीज में नहीं, बल्कि कौन सा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस, ठीक है, क्या होगा, N/2, ठीक है, माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I, ठीक है, इंटू I। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इंडेक्स नंबर इज यूज्ड। इंडेक्स नंबर का हम जो है वो प्रयोग करते हैं कहां पर, ठीक है, तो जीवन स्तर की जानकारी में बिल्कुल कर करते हैं सर। विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी बिल्कुल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उत्पाद संबंधित जानकारी, ये भी सही है। तो निर्देशांक का प्रयोग जो है इनमें से सभी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज, ठीक है, आंकड़ों के चित्रमयन,
ठीक है, प्रदर्शन का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब हम क्या करेंगे, जब डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ, पूछ रहा कि आयात चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, यानी हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो ठीक है कि हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कौन सा सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रृंखला यानी सतत श्रेणी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड फाइंड आउट द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q3 माइनस Q1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपसे रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है। आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू होता है क्या सर, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्या है, इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी का लार्जेस्ट निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का नहीं निकालना है सर, साइज का निकालना है। साइज में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन है, तो आप बोलेंगे 18, और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप बोलेंगे 10। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 18 और स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 10। और जिस दिन आप घटा देंगे सर 18 में से 10, उस दिन क्या आ जाएगा 8, और वही 8 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, डेट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, रेंज। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सिंपली मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन ऑफ डेटा। जब आप क्या करेंगे, समंकों के अपरीकरण मापने का सबसे सरल माप। ठीक है, यानी सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट माप। आप खुद देखिए ना, रेंज जो है वो सबसे आसान होता है, रेंज जो है ना सबसे आसान है। इसमें आप कितना आराम से जो है वो लार्जेस्ट को खोजते हैं, स्मॉलेस्ट को खोजते हैं, माइनस कर देते हैं, जो निकल जाता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो बताइए सबसे आसान जो है कौन सा है, रेंज निकालना, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इन सब में से सबसे आसान कौन सा है सर, तो आपका रेंज। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मीडियन मोड अर्थमेटिक मीन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड इन द, आप तो पढ़े ना कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंक्लूड होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंक्लूड होता है टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि टर्सरी सेक्टर जो है वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, यानी टर्सरी सेक्टर का मतलब ही होता है कि जो दूसरे सेक्टर को, ठीक है, वो क्या करे, सहायता प्रदान करे। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर के बैंकिंग जो है किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। वेयर हाउस किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इंश्योरेंस किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज कॉल्ड HDI, इसको बहुत डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यानी HDI के अनुसार विच कंट्री इज लीडिंग इन इट्स इंडिकेटर। ठीक है, कौन सा ऐसा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा लीडिंग पे है, ठीक है, HDI रैंक के अनुसार। तो देखिए हमने आपको बता रखा था कि टोटल 191 देश में से यह जो डेटा है वो 2023 का डेटा है। ठीक है, 2023 के अनुसार जो है 191 देश में से जो है वो भारत का रैंक जो है वो कितना, 132वां रैंक है। जबकि चाइना का रैंक कितना है सर, 79 रैंक है। और नेपाल का रैंक कितना, 143 रैंक है। और पाकिस्तान का रैंक कितना, 161 रैंक है। आप ये भी पढ़ रहे हैं कि HDI जो है, ठीक है, वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक्स उन्होंने ही खोज किया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि HDI जो है उसमें से सबसे जो अच्छा रैंक है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से वो कौन अचीव किया है, चाइना अचीव किया है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है सर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 बोल रहा है, विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन एट नेशनल लेबल प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा शाख है जो कृषि के मामला में जो है वो एपेक्स यानी सर्वोच्च संस्था है। तो हमने पढ़ रखा है कि नाबार्ड जो है वो क्या होता है, सर्वोच्च संस्था कहलाता है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है अर्बन एरिया मोस्टली सफर फ्रॉम, अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो मुख्यतः कौन सी समस्याओं को देखा जाता है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो शहरी इलाके हैं उसमें मुख्यतः कौन सी समस्याओं को देखा जाता है। तो वहाँ पर जो है सर वो खुली बेरोजगारी यानी ओपन एम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है वो शहरी इलाका में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आपसे पूछा जा रहा है कि जो टिस्को है, ठीक है, टिस्को जो है उसका पूर्ण रूप यानी टिस्को स्टैंड फॉर, तो टिस्को के बारे में थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील एंड सी फॉर कंपनी। तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ऑल्सो नोन एज टिस्को, ठीक है। उसके बारे में क्या लिखा हुआ, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1907, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ, 1907 में हुआ, 1907। कहाँ पे हुआ सर, जमशेदपुर। आप तो जानते ही जमशेदपुर कहाँ है, तो झारखंड में है, ठीक है। तो जमशेदपुर में स्थापना जो है हुआ सर किसका, टिस्को का हुआ। कब हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है, टिस्को स्टैंड फॉर दैट इज कॉल्ड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का, 30 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। विच ईयर इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, ठीक है। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, ठीक है, किस ईयर्स को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। इससे रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। ये बोल रहा है कि द ईयर 1921, यहाँ आंसर तो हमें तुरंत पता चल गया कि कब, 1921, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर फॉर इंडियन डेमोग्राफी, इंडियन डेमोग्राफी के लिए जो है वो डिफाइनिंग ईयर था, कौन, 1921। इट इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, ठीक है। यहां पे वही बात लिखा हुआ है, एज पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्केयर बिफोर दैट टाइम, आफ्टर 1921 इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिमेन्ड कंसिस्ट, ठीक है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है विच ईयर इज रिगार्डेड ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइन, ग्रेट डिवाइन जो है महाविभाजन का जो वर्ष है वो 1921 को कहा गया है। किसको कहा गया है, 1921 को कहा गया। क्यों कहा गया था सर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा इंडियन जो डेमोग्राफी है उस पर काफ़ी बदलाव देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि जो सतत विकास के अंतर्गत किन के आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाई द नीड, ठीक है। तो जो हमारा सतत विकास है उसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान रखेंगे। यानी आप समझिए हम अपनी भी बात करेंगे और आने वाली जो हमारी संतान है, जो जनरेशन है, उसकी भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा सतत विकास। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडिया विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सीन, इंडिया में जो है वो किस तरह का इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो हमने पढ़ रखा है इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को देखने को मिलता है और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इन 1971 पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ ओपनिंग अप वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। बड़ा ध्यान से सुनेंगे सर इस प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। अगर आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश का इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कब आया था, 1991 में आया था, ठीक है। यानी आपको याद रखना है इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, 1991 में आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, जिसमें 3 महत्वपूर्ण जो हैं वो चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी प्रकार से आप पूछ रहा है कि 1978 में जो है वो किस देश में आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो 1971 में 78 में किस में आया था, चाइना में आया था। कब आया था, चाइना में, ठीक है। और यही रीज़न है सर, यही रीज़न है कि हमसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के कारण ही जो है वो चाइना आज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना इतना ज़्यादा विकसित क्यों है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा विकसित चाइना बस इसीलिए है क्योंकि उनके यहाँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
था वो 1978 में आया था और हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो 1991 में आया था। यही रीज़न जो है वो 12 वर्ष का जो गैप है सर, वही 12 वर्ष के गैप के कारण जो है आज चाइना बहुत आगे है और उसकी तुलना में हम थोड़ा पीछे हैं। हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जो है वो आगे जो है अग्रसर बढ़े, ठीक है, लेकिन मुख्य रीज़न यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि अपने देश के मुद्रा के मूल्य विश्व के दूसरे मुद्रा के तुलना में घटने को कहते हैं। जब हमारा देश के जो हमारा मुद्रा है, जो हमारा देश का जो मुद्रा है वो दूसरे देश के मुद्रा के तुलना में जब घटने लगे तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन कहते हैं। यानी हमारा देश का करेंसी जो है वो दूसरा देश की करेंसी के मामले में क्या हो गया? घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आपसे पूछ रहा है WTO क्या है? तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड बैरियर है, जो व्यापार की जो बाधाएं हैं, इसको दूर करना, ठीक है। और भारत इसका कैसा क्या है? मेंबर है सर। भारत कैसा मेंबर है? फाउंडिंग मेंबर है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 37। Who was the first to use the concept of poverty line in India? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया था? तो सबसे पहली जो है वो निर्धनता रेखा धारणा जो है, यानी पॉवर्टी लाइन जो है, इसका प्रयोग कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने सबसे पहली जो है वो पॉवर्टी लाइन जो है इसके बारे में जो है वो निर्धनता रेखा के बारे में जो है वो बताया और इन्होंने जो है वो प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारा LPG पॉलिसी का क्या हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ? इससे हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बिल्कुल मिला है सर। LPG के आने के कारण हमारा इकोनॉमी क्या हुआ? ग्रो हुआ। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी पूछा जाए, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, ये भी सही है। तो एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के आने से उपरोक्त तीनों गतिविधि जो हुए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसर कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना, ठीक है, यानी कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसेक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जो है वो पहली बार जो है वो जनगणना कब हुआ? तो ब्रिटिश पीरियड में पहली बार जनगणना है सर वो 1881 में हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 40। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो किस पर फोकस था? तो एग्रीकल्चर पर फोकस था। और ये याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर पर जो फोकस था 5 ईयर प्लान, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जितना हमने डेटा इस पर रखा था वो डेटा हम लोगों ने अचीव कर लिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमारा क्या रहा था? सक्सेस हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब चला था? तो आप याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, GDP यानी GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP जो है वो स्टैंड किया हुआ किससे सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। प्लानिंग कमीशन का जो है वो सेटअप कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन 1950 में हुआ था। वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है और नीति आयोग को जो है स्थापित कर दिया है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जहां पर क्या यूज किया गया? एजुकेशन, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, साथ ही साथ और क्या? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इज नोन एज। तो जहां पर हेल्थ, एजुकेशन और
ट्रेनिंग की बात किया जाए तो उसको हम सम्मिलित करते हैं किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, यानी आप क्या कहें, सरकार जो है वो क्या कर रही है, पहले बहुत सारी जो है वो चीज़ें पे क्या लगा के रखी थी, तो बैरियर लगा के रखी थी, और उस बैरियर को सरकार धीरे धीरे जो है वो क्या कर रही, रिमूव कर रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, क्या कहते हैं, उदारीकरण। यानी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, पॉवर्टी जो है वो भारत में जो हमारा निर्धनता है, वो भारत में निर्धनता के ऑप्शन नंबर 1 कीमतों में वृद्धि के कारण होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण होता है, रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण होता है, या इनमें से सभी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि प्राइस के बढ़ने से, राइजिंग प्राइस, राइजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तीनों रीजन के कारण से जो है वो हमारा पॉवर्टी क्या होता है, इंडिया में इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री रिक्वायरमेंट फॉर, यानी आधारिक संरचना जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स की पूर्ण शर्त है। तो आधारिक जो हमारा संरचना है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की पूर्ण शर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट हैज अ हायर लिटरेसी रेट एट अ प्रेजेंट, वर्तमान समय में जो है वो किसका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी चारों में से ऑप्शन देना है, ठीक है, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, ओडिशा। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट किसका है सर, त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 48, क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंडेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में ज्यादातर जो है वो प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होगा सर कि एक व्यक्ति तो आपको काम करते हुए दिखता तो है, पर एक्चुअली उसमें कुछ भी आउटपुट जो है, कुछ भी जो रिजल्ट जो है वो नहीं दिखता है, बस आपको सिर्फ काम करते हुए दिखेगा, ठीक है, उसका कोई आउटपुट रिजल्ट जो है वो नहीं दिखता है। क्लियर है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेगा, तो कृषि में दिखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सोर्स ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी, गैर वाणिज्य ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन है। तो फ्यूल वुड यानी ईंधन का जो लकड़ी है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा सर, गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 50 यानी कि 50, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल प्रैक्टिस इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं। अगर पर्यावरण में जो है सर हानिकारक पदार्थ की जो उपस्थिति है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं यानी कि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में वैसे पदार्थ जो हानिकारक हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम पॉल्यूशन कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। आज का जो सेशन है वो हमारा 50 क्वेश्चन का जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इस सेशन को देखने के लिए, इस वीडियो को प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ आभार। थैंक यू सो मच।